आइए, हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्स और एच बॉन्ड्स को पढ़ लिए, खत्म कर लिए थे, इसके कुछ एप्लीकेशंस पर बात कर रहे थे। तो आज इसके एप्लीकेशन में हम लोग फिर निकालते हैं कुछ एमपी, बीपी, कुछ वोलेटिलिटी, कुछ विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब का अलग अलग तरह का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो आइए, एग्जांपल नंबर 13 ले रहे हैं। NaCl, ice, dry ice and SiO2, ये चार सॉलिड हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है। NaCl, ice, dry ice, SiO2, इन चारों का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है। आप सोचिए अच्छे से, हम आपसे पूछने वाले हैं अभी, अपने अपने तरफ से जवाब दीजिएगा इस बात का, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। NaCl, ice, dry ice and SiO2। चलिए, जवाब देने के लिए हम बुलाते हैं लाइन पे। जिनको बुलाएंगे वही आइएगा, बाकी लोग माइक ऑन नहीं कीजिएगा। सौरभ, सौरभ राज। यस सर। बताइए सबसे ज्यादा किसका? सर NaCl। सर फिर SiO2। सर ड्राई आइस, उसके बाद आइस। सुमन को बुलाएंगे, सुमन। सुमन, नहीं है। सर्वेश। यस सर। सुमन। सर्वेश बताइए। यस सर। सबसे ज्यादा किसका लोगे? NaCl का सर। फिर SiO2 का सर। फिर ड्राई आइस का। फिर आइस, ठीक है। अभिनव को बुलाएंगे, अभिनव। यस सर। सबसे ज्यादा किसको लीजिएगा? सर फिर से बोले सर। सौरभ सर। नहीं, पहले अभिनव को बोलने दीजिए। SiO2 सर। SiO2, फिर उसके बाद NaCl, फिर ड्राई आइस, फिर आइस। हाँ सौरभ, सर अब हम बोले। बोलो सौरभ। सर सबसे पहले SiO2, फिर NaCl, फिर आइस, फिर ड्राई आइस। क्या लॉजिक दे रहे हो सौरभ? क्यों इस बार आंसर पलट लिए तुम अपना? फर्स्ट वाला में कोवैलेंट सॉलिड है। SiO2 कोवैलेंट सॉलिड है। यस सर, तो उसका सबसे हाई हो जाएगा। फिर सर NaCl आयोनिक हो गया। NaCl आयोनिक सॉलिड हो गया। यस सर। CO2 सर, CO2 सॉलिड सर, CO2 सॉलिड ID बॉन्ड होता है। अच्छा, ड्राई आइस जो है वो सॉलिड CO2 होता है। यस सर। इसमें कौन सा फोर्स है? ID। वेरी गुड। और फिर सर H बॉन्ड हो जाएगा H2। आइस पे सर H बॉन्ड हो जाएगा। वेरी गुड। ऑफलाइन जाइए। एग्जैक्टली सही बोल रहा है सौरभ। लास्ट में जब ये वाला आंसर दिया है वो सही दिया है।
थोड़ा सा आप अभिनव चुके हैं आइस और ड्राई आइस में, रिवाइज आपका भी सही था। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयनिक सॉलिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन सामान्य तौर पर आयनिक सॉलिड के ही सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन जब भी अगर उससे उसका कंपेयर कोवेलेंट सॉलिड से होगा तो एक संभावना बनती है कि कोवेलेंट सॉलिड का आयनिक सॉलिड से ज्यादा हो जाए। कोवेलेंट सॉलिड कब बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड जब सॉलिड बन जाए तो उसको कोवेलेंट सॉलिड नहीं बोलते, पढ़ाए थे। ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट सॉलिड भी, और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कोवेलेंट कंपाउंड है। यहाँ ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, जब वैन डर वाल्स फोर्स और H बॉन्ड आता है तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, तो ये भी यहाँ मॉलिक्यूलर सॉलिड। जब कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट अणु, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल्स फोर्स या H बॉन्ड हो, वैन डर वाल्स उसको हम मॉलिक्यूलर। लेकिन जब वैन डर वाल्स फोर्स ही पूरा हो तो सर उसको सॉलिड बोल देते हैं, कोवेलेंट सॉलिड। इसमें पूरा कोवेलेंट बॉन्ड से ही कनेक्टेड होता है। यदि सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड से पॉलीमराइज हो, उसमें कहीं तब कोवेलेंट सॉलिड नहीं हो, उसमें कहीं तब भी कोवेलेंट सॉलिड का एग्जिस्टेंस नहीं हो, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड से पॉलीमराइज हो, तब हम लोग उसको कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। जैसे SiO2 में, SiO2 का स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया आपको, इस तरह का नहीं होगा, कई जगह भी पढ़ाया, क्योंकि सिलिकॉन का लार्ज साइज है। लार्ज साइज सिलिकॉन एटम कैन नॉट फॉर्म stable multiple bond with ऑक्सीजन एटम। बड़े साइज का एटम हम आपको पढ़ाए हैं कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना पाता, पढ़ाए ना कई बार जी। यदि साइज एटम का बड़ा हो तो वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। इसीलिए CO2 तो ऐसा सही है क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का वो छोटा, लेकिन SiO2 इस तरीके का नहीं होगा। सो SiO2 गेट्स पॉलीमराइज्ड। अब 4 बॉन्ड बनाना है सिलिकॉन को, 4A ग्रुप का है वो, तो वो पॉलीमराइज हो गया और एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुट गया और हर एक ऑक्सीजन फिर 2 सिलिकॉन से। इस तरीके से ये पॉलीमराइज होते चला, 3 डायमेंशनल, ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से और हर एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से। तो AIEEE 2007 में इस चीज को पूछा था, जिसको आप JEE मेन बोलते हैं, कि इन SiO2 each silicon atom is linked with how many oxygen atom and each oxygen atom is linked with how many silicon atom. So each silicon atom is linked with 4 oxygen atoms while each oxygen atom is linked with 2 silicon atoms. क्लियर होना चाहिए ये कोवेलेंट। और ये आयोनिक सॉलिड है, आप जानते हैं, आपको पढ़ाया हमने अच्छे से। कौन सा स्ट्रक्चर है ये बताइए? FCC कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एल्कली मेटल के 6:6 और यहाँ पर आप जानते हैं हर एक H2O कितने H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड से घिरा हुआ है? 4 से ना? यस सर, 4 से सर। यस सर, यस सर। और कैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ना? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर CO2 और CO2 के बीच वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है। आईडी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट का बेटा ऑर्डर हुआ वो करेक्ट ऑर्डर हुआ। कॉन्सेप्ट को सीखना, करेक्ट ऑर्डर हुआ सबसे ज्यादा SiO2 एंड देन उसके बाद NaCl, फिर आइस और सबसे कम ड्राई आइस। इससे पहले हमने शायद 11वां या 12वां नंबर एप्लीकेशन जब करवाया था उसमें भी कुछ इस तरह की चीजें डाली थी। सिलिकॉन लिया था, सिलिकॉन लिए थे, NaCl लिया था, एथेनॉल लिया था, याद कीजिए ये सब चीज लिया था। वाटर यस सर, और वाटर लिए थे, और वाटर लिया था। तो वाटर और इथेनॉल में था कि ज्यादा H बॉन्डिंग वाटर के पास है इसलिए वाटर ज्यादा हो गया इथेनॉल से, और KCl आयोनिक सॉलिड है इसलिए इथेनॉल और वाटर से, इथेनॉल नहीं मेथेनॉल लिए थे शायद, जो भी हो, तो मेथेनॉल और वाटर से ज्यादा था किसका? KCl का, और KCl से ज्यादा हो गया था सिलिकॉन का।
क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर। फिर भी इस एप्लीकेशन में किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए, कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ सकते हैं आप। नहीं है, बढ़े आगे। यस सर। क्या सुरभि अच्छे से समझ में आया बेटा आपको? यस सर। पुष्पांजलि समझे? यस सर। आकृति समझे बेटा? आकृति अभी तो थी क्लास में। संदीप समझ में आया छोटू? संदीप Yes, sir. I अलग कर देना अभी। This सुमन थोड़ा सर I रिपीट कर दीजिए ना। कौन वाला रिपीट कर रहे? यस सर। हेलो। हाँ बोलो। आइस का जो स्ट्रक्चर है ना सर, आइस वाला का एक बार रिपीट कर दीजिए ना। आइस का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा कि एक H2O 4 H2O से H बॉन्ड से जुड़ा हुआ और इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते थे, खुले पिंजरे वाला स्ट्रक्चर, जिसमें OH बॉन्ड लेंथ और O मतलब OHO बीच में OH कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ था 99 पिकोमीटर और उधर था 177 पिकोमीटर, टोटल 276 पिकोमीटर। ये सब किए हुए हम लोग पीछे स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में आइस को किए। कहीं ना कहीं ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन इसमें वैन डर वाल्स फोर्स है और उसमें H बॉन्ड है, इसीलिए इसका ज्यादा हो गया इस। ठीक है, चलिए अगले पेज पर हम लोग। अगले एप्लीकेशन में देखिए, दो कंपाउंड दे रहे हैं हम आपको, और दूसरा कंपाउंड दे रहे हैं। सेम मॉलिक्यूलर वेट का दो कंपाउंड लिख रहे हैं 1 and 2 या A and B मान लीजिए। आपको कंपेयर वेपर प्रेशर कंपेयर करना, अच्छे से देखिए। पहले ए होगा सर, उसके बाद बी। बी होगा सर, उसके सर बाद बी बी होगा तब वो है। बी पहले और फिर ए होगा। ए बी सर, ए बी ए बी होगा, ए बी होगा सर, ए बी होगा सर, बी होगा सर, बी होगा, ए बी होगा सर, ए बी बी ए सर बीए होगा। यस सर, पहले भी। और पहले बी होगा तब ए होगा। होल्ड ऑन, मंजीत क्या होगा पहले, ज्यादा कौन होगा? सर बी होगा ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन। अयान यस सर। कौन ज्यादा होगा? सर ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी। गौरव नेफ्रॉन बैच, सॉरी नेर्वॉन। गौरव, गौरव सुन रहे हो बेटा? सचिन सुन रहे हो? यस सर। कौन सा होगा? बी ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन ए। आनंद नेर्वॉन बैच, बी ग्रेटर देन ए सर। बी ग्रेटर देन ए। अनमोल रेडिएंट, सर बी ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन ए। केसरी अंकित, सर बी ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन ए। चलिए ज्यादा लोगों का बी आ रहा, हम सॉल्व करते हैं। सर ए ग्रेटर देन बी। सबसे पहले हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं दोनों कंपाउंड में सॉल्यूशन कि कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो पहले अगर फर्स्ट में सर इंटर
इंट्रामोलिकुलर इंटर फर्स्ट और First में सेकंड intra. वाला में इंट्रा, फर्स्ट में इंट्रा हो रहा है, फर्स्ट में इंट्रा और सेकंड वाला में इंटर सर। फर्स्ट में इंट्रा हो रहा है सर। बेटा ये इंट्रामोलिकुलर है। यस सर। Yes, sir. और जो पोजीशन खाली है इस पोजीशन पर तो H है ना, और यहाँ OH है। अब ये तो बताओ, ये बाहर से इंटरमॉलिकुलर नहीं बनाएगा जी? यस बनाएगा सर। तो Yes, फिर sir. इंट्रा ही क्यों? बना ले. इंटरमॉलिकुलर भी तो H बॉन्ड बना रहा है इस सेक्टर में, तो इसमें इंट्रा भी है और इंटर भी है। Yes, sir. इंटर केवल उसमें, बट इंटर इसमें इंट्रा सिर्फ फर्स्ट होता इंटर है। इसमें सिर्फ इंटर है सर। इसमें सिर्फ इंटर। और बाकी पोजीशन पर H है, तो ये देखो, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या वैन डर वाल फोर्स? वंडरवाल फोर्स सर। लेकिन ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सर. इंटरमॉलिकुलर ना? यस सर. यस सर। और ये भी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड सर। इंटरमॉलिकुलर है। अब पॉइंट है, इसमें इंटर और इंट्रा दोनों है, इसमें इंटर है सिर्फ। तो सवाल उठता है कि ए के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स है या बी के पास ज्यादा अमाउंट में इंटरमॉलिकुलर? बी के पास सर, बी के पास ज्यादा है. बी के पास सर ज्यादा होगा। बी के पास, ए के पास दोनों मिक्स है सर. गुड, बी के पास। ए मत बोल दीजिएगा कि सर ए में इंटर के साथ इंट्रा भी है, ऐसा मत बोलिएगा। जब इंट्रा आता है तो आप जानते हैं कि वो मॉलिक्यूल को आइसोलेट करता है, पोटेंशियल एनर्जी डाउन करता है, आइसोलेट करके अलग करता है। और इंटर सोशल नेचर का होता है, वो चारों तरफ से मॉलिक्यूल को जोड़ता है। इसलिए जितना ज्यादा इंटरमॉलिकुलर H बॉन्ड का अमाउंट होगा, उतना ही बाहर के चारों तरफ के मॉलिक्यूल को जोड़ने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी। तो इसमें एसोसिएशन एक्सटेंट ज्यादा होगा, इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का एसोसिएशन। इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन एक्सटेंट इसमें ज्यादा होगा। इसके वजह से बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ना होगा रे, उल्टा लिखवा दिया। वही तो boiling बोल। point ज्यादा और वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसका कम होगा सही आंसर हुआ ए ग्रेटर देन बी। A greater than B. A greater. जबकि ज्यादा लोग इसका आंसर दिए हैं बी ग्रेटर देन। इसीलिए बोलते हैं कभी भी इनऑर्गेनिक में तो बार बार बोलते हैं कोई थियरी है ही नहीं। इनऑर्गेनिक में एक ही थियरी है कि इसमें कोई थियरी है ही नहीं। एप्लीकेशंस कीजिए, हर मॉलिक्यूल की अपनी कहानी है, अपने हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि क्या होगा उसका सही आंसर। देख लो, किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है? सर बी में सिमेट्रिसिटी का लगेगा फैक्टर क्या सर? हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? बी वाला में सर सिमेट्रिसिटी वाला फैक्टर लगेगा? प्लेनर मॉलिक्यूल है क्या? क्या ये प्लेनर है पूरा? नो सर। फिर और दूसरी बात, हम मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं पूछे। सिमेट्रिक फैक्टर तब लगता है जब मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा करते हैं, तो उस केस में सॉलिड फेज में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड को लिक्विड में ले जाना, तो सिमेट्रिसिटी वहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा कि जितना ज्यादा प्लेनर हो मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा सिमेट्री हो उतनी एफिशिएंट पैकिंग होगी। तो पहली बात तो ये प्लेनर नहीं, और दूसरी बात हम एमपी पूछ नहीं रहे हैं, बीपी की बात। उम्मीद है समझ गए। चलिए एक नया एप्लीकेशन लिखते हैं, BF3 BCH3 होल 3 बॉइलिंग पॉइंट। चलिए सॉल्व करने के लिए किसी नए लोगों को बुलाते हैं। प्रिंस राज, प्रिंस क्लास में हो बेटा?
प्रिंस राज क्लास में हो? प्रिंस कुमार सिंह क्लास में हो? प्रिंस सिंह क्लास में हो? रेडियंट बैच। यस सर। बताइए। हेलो। A और बी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सर बी बी ग्रेटर देन ए होगा। वजह क्या दोगे? क्या हेलो रीजन? सर आवाज नहीं आ रहा। क्या रीजन दोगे? लॉजिक क्या दोगे प्रिंस? लॉजिक। सर बी में सरफेस एरिया ज्यादा है सर। वेरी गुड। अच्छा प्रिंस ठीक है, चलिए सही जवाब सही है, लेकिन फिर भी और आपसे क्लियर पूछेंगे, थोड़ा कंफ्यूज भी करवाना चाहेंगे। पहले ये बताइए बेटा कि ए वाला मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर है कि नॉन पोलर? ताकि मॉलिक्यूलर फोर्स आप क्लियर कर सकें। सर नॉन पोलर। गुड। प्लेन में है sp2, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 120 डिग्री के हिसाब से, और इसीलिए सही कह रहा है प्रिंस, ये नॉन पोलर है। तो बेटा इसमें कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा? डायपोल डायपोल या आईडी आईडी? आईडी आईडी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रिंस, अब सेकंड वाला मॉलिक्यूल भी जाहिर सी बात है नॉन पोलर ही है प्रिंस। क्या सर? सेकंड वाला भी मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर ही है ना? यस सर यस सर। गुड, बहुत बढ़िया प्रिंस, वेरी गुड। इसी तरह यही तो खासियत है, आपसे हम लाइव होते हैं, यही तो अच्छी चीज है कि आपके कंफ्यूजन को हम निकालना चाहते हैं। अगर है कुछ भी थोड़ा भी डाउट तो हम निकालना चाहते हैं, आंसर करना कोई बात थोड़ी नहीं। अब प्रिंस ये बताइए, जब दोनों में आईडी आईडी फोर्स मौजूद है तो आप क्या मॉलिक्यूलर वेट को सोचे कि नहीं सोचे? सर यस सर मॉलिक्यूलर वेट सोचे सर। तो क्या रहा मॉलिक्यूलर वेट, किसका ज्यादा? सर बी का। बी का? बी का नहीं, ए का ज्यादा होगा ना। 15 ए का होगा ज्यादा। 15 और वो सर मॉलिक्यूलर ए का सर, ए का ज्यादा होगा। तो फिर बेटा मॉलिक्यूलर वेट से क्यों नहीं डिसाइड किए जो आप चले गए सरफेस एरिया पर? सर सरफेस एरिया ज्यादा सर बड़ा फैक्टर है इसके। देखिए फैक्टर तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा होता है, इनफैक्ट मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है सरफेस एरिया से, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा फील आया कि यहाँ सरफेस एरिया बहुत है। सरफेस एरिया बहुत है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले इस फील को भी लाइए साथ में कि मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर वेट फ्लोरीन 19 और मिथाइल 15। फ्लोरीन 19 और मिथाइल 15। तो ये मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा है, लेकिन देखिए ना बहुत ज्यादा का अंतर मॉलिक्यूलर वेट में नहीं है, इसीलिए सरफेस एरिया दबा दिया। क्लियर हुआ प्रिंस? क्या सर? बहुत ज्यादा का डिफरेंस मॉलिक्यूलर वेट में नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत इससे ज्यादा नहीं है, इसीलिए सरफेस एरिया ज्यादा होना उसके मॉलिक्यूलर वेट को दबा दिया। हाँ, अगर बहुत बड़ा डिफरेंस होता तो सोचा जाए, तब मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेट कर सकता था। तो सरफेस एरिया क्यों फैक्टर लिए? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस ज्यादा का नहीं है। क्लियर है प्रिंस? समझे इसको? यस सर यस सर यस। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन मॉलिक्यूलर। दूसरों से बात करने से ये होता है ना कि बाकी लोगों को भी चीजें समझ में आती है कि अरे ये तो सवाल मेरे भी मन में था, इसीलिए हम बात करके लोगों से पूछते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है, समय तो लगेगा ही, थोड़ा लगेगा ही, क्या कीजिएगा। तो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन इधर जाने पर
आप क्या बोलिएगा? सरफेस एरिया इंक्रीजेज लार्जली, इसीलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सेम लॉजिक आप दे सकते हैं, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पूछे NF3 और NME3, तो NF3 से ज्यादा NME3 का होगा, 3 मिथाइल। अगला एप्लीकेशन के लिए हम बुलाते हैं। Give the order of distillation when liquid air, सॉरी यहां पे आप डिस्टिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख दीजिए। ई ब्लॉक में आप गिव द ऑर्डर ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स when liquid air is subjected under fractional distillation. Give the order of distillation when liquid air is subjected under फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हवा को के लिक्विड फॉर्म को, लिक्विड एयर को हम क्या कर रहे हैं? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डाल रहे हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस समझते हैं, डिस्टिल ऑफ करना, उसको इवेपोरेशन में ले जाते हैं हम लोग। तो लिक्विड एयर को लिक्विफाई कर दिए। एयर में बहुत सारी चीजें हैं, मेनली नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब भी है। तो मेनली इनर्ट नोबल गैसेज लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, CO2 लीजिए, नाइट्रोजन, N2 लीजिए, O2 लीजिए। अब इन सब का मिक्सचर सब लिक्विड हो गया। अब जब इसको हम डिस्टिल ऑफ करेंगे, डिस्टिलेशन करवाएंगे, तो कौन सा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट अवयव सबसे पहले डिस्टिल ऑफ होगा? ये वाला चीज हम दिए आपको सोचने। क्या आपको समझ में आया हम आपसे क्या बोल रहे हैं? यस सर। डिस्टिलेशन सर बोलिए सर। डिस्टिलेशन मतलब बताइए ना क्या? बदमाश, डिस्टिलेशन प्रोसेस। हम एक लिक्विड को डिस्टिल्ड वाटर किसको बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर कैसा वाटर होता है? जो वाटर है, वाटर में बहुत सारे आयन, बहुत सारी गंदगियां हैं। तो जब आप उसको एग्जैक्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाते हैं तो वो बॉयल करना स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे इवेपोरेशन मोड में जाता है। तो जो आप वेपर को कलेक्ट करते हैं, वेपर को कलेक्ट किए, जब वो गैस के फॉर्म में जा रहा है, वेपर को कलेक्ट किए, उस वेपर को अलग ले जाकर के जब ठंडा करके आप पानी बनाते हैं, उसको आप बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। वो प्योर वाटर हुआ। हम बॉइलिंग पॉइंट के आसपास ही गर्म कर रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा दिए तो दूसरा चीज भी हो सकता है इवेपोरेट कर जाए। ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस जब हम लिक्विड एयर का करेंगे, यही काम। तो लिक्विड एयर में जो बहुत सारी चीजें हैं, सब एयर पूरा एयर लिक्विड कर लिया। ठीक है, अब एक कंटेनर में लिक्विड एयर है, उसमें हाइड्रोजन भी लिक्विड हो गया, हीलियम भी लिक्विड हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब लिक्विड हो गया। अब उस लिक्विड को हम जब इवेपोरेशन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले उनमें से कौन इवेपोरेट करेगा? डिस्टिलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। कौन डिस्टिल ऑफ होगा? डिस्टिलेशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। हाँ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब यही तो पकड़ना है ऑर्डर। लिक्विड एयर, सबसे पहले इसमें क्या सब ले लिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, मेनली ये। अब आपको क्या करना है? तो इसको अब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में ले जाएंगे। आपको यह बताना है कि कौन सबसे पहले डिस्टिल ऑफ होगा। सर हीलियम।
कौन? सर हाइड्रोजन हीलियम सर, हीलियम। हीलियम होगा हीलियम होगा हीलियम होगा नाइट्रोजन सर, नाइट्रोजन। हीलियम या हाइड्रोजन? हीलियम या हाइड्रोजन? हीलियम सर, हीलियम सर, हीलियम सर होगा हीलियम सर, हीलियम। हीलियम सर। गुड। हीलियम पिछले क्लास में हम कि हाइड्रोजन और हीलियम में सरफेस एरिया की वजह से हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। यस सरफेस एरिया हीलियम ही होगा सर। हीलियम होगा। सुनिए ना, हाइड्रोजन और हीलियम ऑफ इवेपोरेशन बोलिए, बॉइलिंग पॉइंट मत बोलिए। ठीक है, बोल लेते हैं आप लोग। The constituent distance of first having lowest boiling point या heat of evaporation बोलिए। जब आप लिक्विड एयर को इवेपोरेट करेंगे तो सबसे इजीली वो इवेपोरेट करेगा, डिस्टिल ऑफ होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में बोले तो हाइड्रोजन सबसे, सॉरी हीलियम सबसे कम, फिर हाइड्रोजन। अब देखिए हम आपको कैसे ध्यान में दिलवाते हैं। एक इनर्ट गैस, एक दूसरा गैस, एक इनर्ट गैस, एक दूसरा गैस, एक इनर्ट गैस, एक दूसरा गैस, एक इनर्ट गैस, एक दूसरा गैस। आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इनर्ट गैस, एक दूसरा गैस, इनर्ट गैस नियॉन, नियॉन। दूसरा गैस N2, N2। लो मॉलिक्यूलर वेट कर लीजिए, आर्गन, आर्गन, फिर लो मॉलिक्यूलर, यस। फिर O2, O2, फिर क्रिप्टॉन, फिर CO2, क्रिप्टॉन फिर CO2, क्रिप्टॉन CO2, CO2। इसीलिए ऑर्डर ऑफ डिस्टिलेशन क्या होगा? सबसे पहले कौन डिस्टिल ऑफ होगा? हीलियम। यस सर। अच्छा एप्लीकेशन था, उम्मीद है सीखे होंगे। CCl4 and SiCl4, अभिनव यस सर, CL4 सर। SiCl4 का अभिनव ज्यादा होगा, नहीं ना? यस सर। वजह? सर म्यू तो दोनों का 0 होगा। वेरी गुड। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो आईडी सर तो यस सर। मॉलिक्यूलर वेट कम से बढ़ रहा है कि अच्छा खासा? सर अच्छा खासा बढ़ रहा है। वेरी गुड। कार्बन 12 वर्सेज सिलिकॉन 28। significantly, therefore boiling point increases। ट्विस्ट अब लाइए। आ गया ट्विस्ट लाइए, मतलब हम ट्विस्ट ही लाते रहते हैं खाली, क्या रे? यस सर, यस सर। सर ये याद था इसका कुछ, इसीलिए। चलिए आइए, इसका याद था सर, इसीलिए सर। याद था कैसे? सर पढ़ाए थे जब सीटजी में सर। सीटजी में, यस सर। हम पढ़ाए थे। यस सर, आप ही पढ़ाए थे। यस सर। देखिए CCl4 SiCl4 दो मॉलिक्यूल, पॉइंट क्या है?
कभी कभी मॉलिक्यूल के इंटरेक्शंस जब पुअर होते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच कूलम्बिक रिपल्सन एसोसिएशन को डिसाइड करते हैं। फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जब रिश्ते कमजोर हो तो एक मामूली सा फूट रिपल्सन रिश्तों को बर्बाद कर देता है। रिश्ते मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन अगर वो कमजोर हो, जैसे आईडी सबसे कमजोर होता है, तो अगर रिश्ते कमजोर हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पुअर हो, तो कभी कभी सरफेस एरिया दबा देता है, तो कभी ये रिपल्सन दबा देता है। फोर्स अगर कमजोर है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, लेकिन अगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसके अणुओं के बीच रिपल्सन थोड़ा ज्यादा है, तो वो रिपल्सन के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट अचानक लोअर डाउन। तो अब इसी फैक्टर को हम क्लियर करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जब बेटा आप CCl4 में देखें CCl बॉन्ड और SiCl4 में देखें SiCl बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और 3.0 और ये है 1.8 और 3.0। तो आप क्या देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन ये काफी ज्यादा है। तो इसमें EN डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो जो CCl4 का अणु है, मॉलिक्यूल है, इसके बाउंड्री पर नेगेटिव चार्ज कम है, लेकिन जो SiCl4 का अणु है वो बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होने के कारण इसकी बाउंड्री पर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट काफी ज्यादा है। SiCl4 कूलम्बिक रिपल्सन जो है अणुओं के बीच, इंटरमॉलिक्यूलर कूलम्बिक रिपल्सन्स, pouring its decreases its क्या बॉइलिंग पॉइंट, इसके इंटरेक्शन को कमजोर करेगा और इसके बॉइलिंग पॉइंट को घटा देगा। SiCl4 के बीच यहीं पर कूलम्बिक रिपल्सन ले लिया, जो कि इसके इंटरेक्शन को पुअर कर देगा, वीकेंस द इंटरेक्शन, इसके इंटरेक्शन को ये कमजोर कर दिया, इसके इंटरेक्शन को ये कमजोर, क्योंकि इंटरेक्शन ऑलरेडी पुअर है, तो जो रिपल्सन आया चार्ज की वजह से वैसा किया। आप बोलिएगा सर अब ये पता कैसे चलेगा? बेटा पता चलने कोई फॉर्मूला रहता तो शुरू में ही लिखवा देते, और दूसरी बात पता चलने का कोई मेथड होता तो यहां तक खींच के तुम नहीं आ पाते, वो मेथड पहले दिख जाता। ये सब चीजें जितना एप्लीकेशन करो उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी चीजें खुलेंगी, आपको लगेंगी कि दुनिया उतनी बड़ी। शुरू में होता क्या इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक की ये खासियत है, जब थोड़ा सा पढ़ो तो कॉन्फिडेंस आता है इनऑर्गेनिक, और पढ़ो तो मजा आने लगता है, इफ बट और ज्यादा पढ़ो तब इनऑर्गेनिक में लगने लगता है कि हम जो पढ़े हैं वो सारा थियरी फेल हो रहा, कुछ और होने जा रहा है। थोड़ा ज्यादा पढ़ लो तो जितना आता है सब गलत होने लगता है, कॉन्फिडेंस फिर धीरे धीरे जाने लगता है। लेकिन अल्टीमेटली ये समझ में आने लगता है कि ऑर्गेनिक में हम जो एग्जाम्पल जानते हैं, जिसके मालिक उसी के सिर्फ मालिक है जो जानते हैं, जिसका नहीं पता इनऑर्गेनिक में नहीं बता सकते, और बताना भी नहीं चाहिए। हाँ अनुमान लगाइए, लगाने की उम्र है, क्यों नहीं लगाएंगे हम लोग, अनुमान लगाने से तो अनुभव बढ़ेगा धीरे धीरे, तो अनुमान लगाइए, कोई बात नहीं, जल्दी श्योर मत हो जाए। रिपल्सन्स के फैक्टर्स जल्दी नहीं पता चलते हैं, ऐसे एक आध एग्जाम्पल हम करवा दिए, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल आपके सिलेबस में आएंगे भी नहीं, फिर भी एक आध करवा दिए क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है, तो ये भी एक फैक्टर है, कब क्या निकल के क्या आ जाए, किसके दिमाग में क्या जाता है, क्वेश्चन डालने में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हम करवाए CCl4 SiCl4 का। हम रिपल्सन पर ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं करवाएंगे, अदरवाइज आप खुद फंस जाएंगे। एक और थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल हम रिपल्सन पर खुद लेकर के आते हैं आपके अगले एप्लीकेशन में। हम एल्केन्स और फ्लोरोएल्केन्स आपको लेके दिखाते हैं। और इसके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा समझ पाएंगे अच्छे से। रिपल्सन वाला फैक्टर जो है, बाकी सब फैक्टर का एग्जांपल नहीं है। एल्केन डेफिनेटली CnH2n+2, फ्लोरोएल्केन CnF2n+2। अब ये तो ले लो। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि
इसके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें। मान लो n इक्वल्स टू 1 लिए तो CH4 और CF4, आप गौर कीजिए चाहे एल्केन हो या फ्लोरो एल्केन हो, दोनों ही नॉन पोलर है, इसलिए दोनों में आईडी फोर्स है। यस सर। सर यस सर। यस सर। लेकिन बेटा यस सर। ज्यादा है इसका, CF4 का ज्यादा है सर। CF4 का सर ज्यादा है सिग्निफिकेंटली, काफी ज्यादा, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सर। अब ये भी पॉइंट है कि जिस CF4 के पास मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है, ऑल्सो वहां इंटरमॉलिक्यूलर कूलम्बिक रिपल्सन भी है। यस सर। वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा, महसूस कर रहे हैं? यस सर। कार्बन हाइड्रोजन यस सर। 2.5 2.1 और यहाँ कार्बन 2.5 और फ्लोरीन 4.0, काफी ज्यादा। 4.0। लेकिन बावजूद उसके बेटा बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट लार्ज होने की वजह से, समझ में आ रहा है? यस सर। n का मान 2 ले लो, C2H6 से अभी भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है C2H6 का, शुरू में तो काफी ज्यादा, अभी भी ज्यादा है। n का मान 3 ले लो, लेकिन आप गौर कीजिएगा धीरे धीरे ये डिफरेंस कम होने लगता। और बेटा जब n का मान बहुत सारा हो जाता है, जैसे 6 हो गया, 7 8 9 10, तो रिलेशन उल्टा होने लगता है, रिपल्सन बढ़ जाता है ज्यादा। हाँ, वेरी गुड। एटम्स की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि अब ये मामला उल्टा हो गया। देखो कितना बढ़िया एप्लीकेशन। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स increases and hence intermolecular coulombic repulsion strengthens, ये मजबूत होते चले जाएगा। इसी वजह से धीरे धीरे मॉलिक्यूलर वेट फैक्टर पर यह डोमिनेट करने लगा। कौन सा? कोलम्बिक रिपल्सन फैक्टर। और शुरुआत के मेंबर में हाइड्रोजन के लिए ज्यादा था और नीचे के मेंबर आते आते क्या समझे इसको अच्छे से सब लोग? यस नो? सर यस सर। सर एक बार और बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा सर। हेलो सर। बोलिए मंजीत, क्या बोले सर एक बार और अच्छा से बता दीजिए। चलिए ठीक है, कोई नहीं बेटा। देखिए जाहिर सी बात है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों में आईडी फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स दोनों में आईडी। अब आईडी के बाद अगला पॉइंट देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा वेट था, क्योंकि हाइड्रोजन 1 तो 4 बना, यहाँ पर 19 गुना 4 76, काफी ज्यादा वैल्यू है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी लार्जली इंक्रीज कर गया। इसलिए इसका तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया फैक्टर लगेगा नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया कुछ ऐसा है नहीं, ब्रांच है नहीं। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से, काफी बढ़ने की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर एक बात सीखने लायक बात है कि CH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन CF बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो फिर वही बात हुई कि CF4 की बाउंड्री पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी अच्छा खासा है, तो CF4 आईडी इंटरेक्शन भी है और कूलम्बिक रिपल्सन भी है। अब जितना फ्लोरीन एटम बढ़ते चले जाए, उतना माहौल में रिपल्सन का अमाउंट बढ़ते चले जाएगा। तो जो इंटरेक्शन है वो पहले से कमजोर है, आईडी तो कमजोर फोर्स होता है, ऊपर से हाई इलेक्ट्रॉनिक कारण बाउंड्री पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा, अब रिपल्सन बढ़ते चले जाएगा, और रिपल्सन बढ़ने के कारण मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने वाले फैक्टर पर रिपल्सन भारी पड़ता चला गया और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन हुआ। क्या मंजीत आया समझ में? कि फिर एक राउंड? यस सर। नहीं सर आप आगे। नहीं सर आ गया सर। तो चलिए, मजा आया हम लोगों को। आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत सारे एप्लीकेशंस के साथ
19-20 एप्लीकेशंस किए, उसके बाद उससे पहले भी बहुत सारा चीज किए, एक एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशंस अंदर में भी डाले गए थे हम लोग। तो बड़ा लंबा चौड़ा तरीके से हम लोग पी ब्लॉक का ये बड़ा हिस्सा हाइड्रोजन बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेट करके पी ब्लॉक के बहुत बड़े हिस्से को खास करके 12th वाले एरिया को कंप्लीट किया। अब अगले क्लास से हम लोग ETS में स्टार्ट करेंगे आयोनिक बॉन्ड को, और MWF में चल रहा है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड में, जहां सल्फर सीरीज का स्ट्रक्चर और एसिड के स्ट्रक्चर्स और पर हम लोग काम करेंगे। कल हम लोग मिलते हैं, कल सैटरडे है, देखते हैं फिर क्या है, आप लोग को अपडेट करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। इंग्लिश का स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। इंग्लिश